नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए संतुलित और पोषक आहार की जरूरत पड़ती है, भाई उसी प्रकार से हमारे खेतों में खड़ी फसलों को भी उर्वरक प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। हमारी भूमि में 17 विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनकी कमी या अधिकता का जो परिणाम होता है वो सीधे फसलों को देखने को मिलता है। कभी वो सूख जाती है, कभी फलन की समस्या आती है। तो किस प्रकार से रबी की फसलों में उर्वरक प्रबंधन किया जाए, यही है जानने का विषय आज के अंक में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि, जो कि है डॉक्टर ए.के. दीक्षित, प्रोफेसर एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र आगर मालवा से। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो उर्वरक प्रबंधन है, इसका आशय क्या है और जरूरत क्यों पड़ती है इसकी? निश्चित तौर से जो वर्तमान खेती है उसमें उर्वरक प्रबंधन को देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है, और इस पे जो है हमारे किसान भाइयों का बहुत पैसा लगता है। और ये दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमारी लागत मूल्य है उसको नियंत्रित करने में यदि हम सही ढंग से उर्वरक प्रबंधन करते हैं तो अपने लागत मूल्य को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा उत्पादन लक्ष्य है उसको भी हम प्राप्त करने में बहुत अधिक तक सक्षम हो सकते हैं। तो हमें किसान भाइयों को निश्चित रूप से जो उर्वरक प्रबंधन की महत्ता है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमें बहुत ही सोच और बूझ के साथ में जो हम फसल लगा रहे हैं और उस फसल की हमारी आवश्यकता क्या है, साथ ही साथ जिस खेत की मिट्टी में हम फसल बो रहे हैं उस खेत की क्षमता क्या है, उसके दोनों के आधार पर यदि हम सही ढंग से उर्वरक प्रबंधन करते हैं, सभी चीज़ों को समाहित करके हमारी जो आवश्यकता के अनुरूप जो हमारी फसल है उसकी आवश्यकता के अनुरूप, साथ ही साथ खेत की मांग के अनुरूप यदि हम प्रबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने उत्पादन लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सफल होते हैं। साथ ही साथ हम अपने लागत मूल्य को भी जो है बचाने में या कम करने में जो है बहुत काफ़ी हद तक जो है सक्षम हो सकते हैं या उसमें सहायता मिलती है। जी डॉक्टर साहब, किसान भाई अगर आप उन्हें समझाना चाहें कि पौधे के जो विभिन्न पोषक तत्व है, उर्वरक जो उनको डालना पड़ती है, तो कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं जिनको भोजन के रूप में पौधे लेते हैं और जिनकी कमी या अधिकता से सीधे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से यदि हम जिस प्रकार से अपने भोजन में विविध आयामों को शामिल करके अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, विटामिन्स लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, उसी प्रकार से पौधे भी हाँ जी। विविध प्रकार के पोषक तत्वों की उनकी आवश्यकता पड़ती है। और उसमें जो है मुख्य पोषक तत्व यदि हम बात करें, इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। मुख्य पोषक तत्वों के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आते हैं। और जो जिस प्रकार से जो हम अपने भोजन में रोटी और चावल की मात्रा को लेते हैं, उसी प्रकार से पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा लेते हैं। इसलिए इसको मुख्य पोषक तत्व कहा गया है, अधिक मांग वाले पोषक तत्व कहा गया है, और इसको प्राथमिक पोषक तत्व भी कहा जाता है। द्वितीयक पोषक तत्व में जो है हमारा गंधक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको कि द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं। जिस प्रकार से अपने खाद्य भोजन में हम सब्जी को ऐड करते हैं, सब्जी को शामिल करते हैं, दाल को शामिल करते हैं, उसी प्रकार से पौधे जो है द्वितीयक पोषक तत्व के रूप में जो है हमारे गंधक को लेते हैं, कैल्शियम को लेते हैं, मैग्नीशियम को लेते हैं, 3 पोषक तत्व। इसी प्रकार से जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, हाँ जी। जैसे खनिज लवण है, हमारा जो है नमक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको नकार नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से पौधे भी सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जस्ता, लोहा, मैग्नीज और कॉपर, और साथ साथ में बोरान और मॉलिब्डेनम और क्लोरीन को लेते हैं। और ये सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे विविध प्रकार के जो एंजाइम्स क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करने में जो है हमारे पौधों की लाइफ में
जो उसको नियंत्रित करते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं, ट्रांसपोर्ट चेन की तरह काम करते हैं, एक भोज्य पदार्थ को दूसरे स्थान तक पौधे के सिस्टम में ले जाने का काम करते हैं। तो ये हमारे विविध प्रकार के पोषक तत्व हैं। इसी प्रकार से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि वातावरण से प्राप्त होते हैं और बाकी पोषक तत्व जो है मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो हमें सभी पोषक तत्वों पे ध्यान देना चाहिए। यह नहीं कि केवल हमें डीएपी और अमोनिया जो हमारा एनपीके खाद है उसी तक सीमित रह करके किसान भाइयों को नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि हमारी खेत की मिट्टी से जो है सभी पोषक तत्वों का डिप्लीशन होता है। उसको बनाए रखने के लिए सभी पोषक तत्वों को सूझबूझ के साथ में डालना चाहिए। जी जी जी। अगर आप किसान भाइयों को ये समझाना चाहें कि किसान भाई जो उनकी भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति को नियंत्रित करना चाहे तो कौन सी विधियां होंगी जो आप सुझाना चाहेंगे? निश्चित ही जो हमारी खेत की उर्वरा शक्ति है वो हमारी पैतृक शक्ति कही जाती है जी। और पैतृक शक्ति जब तक ले हमारी खेत की मिट्टी की जो है बनी नहीं रहेगी, उसमें बार बार हम जो है कल्टीवेशन करके उसको निकालते रहेंगे और उसके बदले में अगर हम खेत में जो है उसके जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति का लॉसेज होगा। और जो हमारी खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हमारी मिट्टी की भौतिक संरचना को जो है बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ साथ में जो है जैविक शक्ति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा रासायनिक जो हमारी उसकी मांग है उसको भी जो है इन तीनों अवयवों को जब तक ले हम जैविक संसाधन को साथ साथ में जो हमारे देसी खाद्य हैं और जो है उसको शामिल नहीं करेंगे और हमारी जो रासायनिक खाद्य हैं तीनों का समाहित एक सहयोग नहीं बनाएंगे तब तक ले हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है सही नहीं हो सकती। केवल रासायनिक खादों के भरोसे यदि हम सोचें कि हम केवल खेती कर सकते हैं या मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं तो वो संभव नहीं होगा। तो इसलिए समय समय पे हमें खेत में देसी खादों का उपयोग करते रहना चाहिए, चाहे वो नाडेप खाद हो, चाहे बर्मी कंपोस्ट खाद हो, चाहे फार्मयार्ड मैन्योर खाद हो। उससे हमारी मिट्टी की जो संरचना बनी रहती है, जल रिसाव की क्षमता बनी रहती है, उसमें वातायन बना रहता है और साथ साथ में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जो हमारी जैविक विधियां हैं, उनके लिए जो घर का काम करता है। तो इस प्रकार से जो देसी खाद्य जब तक ले हमारी मिट्टी में नहीं होंगे तब तक ले हम कितनों रासायनिक खाद डाल दें उसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए नहीं रख सकते हैं। जी जी जी। वर्तमान परिवेश में किसान भाइयों को आप कैसे समझाना चाहेंगे कि जो रबी की फसलें हैं उसमें उर्वरक प्रबंधन वो किस प्रकार से करें? ये बहुत आज के समय में जो हमारे किसान भाई रबी की फसलों में संलग्न हैं, बुआई में संलग्न हैं और उनके सामने जगह जगह ये विविध प्रकार की समस्याएं निर्मित हो रही है। खाद जो है, रासायनिक खाद एक चैलेंज के, एक चुनौती के रूप में बना हुआ है। हमें किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि हमें जो संसाधन, जो स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं उस संसाधनों का जो है हमें उपयोग करना चाहिए। और यदि हमारे पास डीएपी नहीं है, एनपीके खाद नहीं है तो उसके विकल्प हमारे सामने हैं। विकल्प को चुनना चाहिए, जैसे आपके सुपर फास्फेट है और आपका म्यूरेट ऑफ पोटास है या पोटेशियम सल्फेट है। साथ साथ में जो हमें यूरिया की भी समस्या देखने में आ रही है तो उसकी जगह हम अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हैं। इन तीनों का एक सामंजस्य बना करके हम अपनी मांग की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि यदि देखें, यदि हमें डीएपी नहीं मिलता है, डाई अमोनियम फास्फेट, यदि सभी की मांग होगी डीएपी की, जो हमें जगह जगह जो है हमें परेशानी किसान भाइयों के बीच में नज़र आ रही है, एनपीके खाद की नज़र आ रही है और साथ साथ में जो यूरिया खाद की नज़र आ रही है, तो हमें अन्य जो स्रोत संसाधन विकल्प हैं उस संसाधनों का यूज करना चाहिए। जैसे रोटी के लिए जो है बात करें, यदि हमारे पास गेहूं नहीं है तो हम मक्के की भी रोटी खा सकते हैं, ज्वार की भी रोटी खा सकते हैं और साथ साथ में जो हमारे पास जौ की जो आजकल जो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो आज विविध प्रकार के जो हमारी चपाती के रूप में जो संसाधन स्रोत हैं उसको यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से किसान भाई डीएपी और एनपी के स्थान पे दूसरे खादों के विकल्प को भी
चुन करके अपनी आवश्यकताओं की मांग को पूर्ति कर सकते हैं। और हम यदि बात करें, जैसे वर्तमान में रबी फसल की बात करें तो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल में बहुत खाद की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम गेहूं की फसल कौन सी प्रजाति बो रहे हैं। ज़्यादा पानी वाली बो रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा खाद की आवश्यकता होगी। हाँ जी। यदि कम पानी वाली बो रहे हैं तो उसको कम पानी की आवश्यकता होगी। तो हमें खाद की जो मांग है, जो हमारी प्रजातियां हैं, उसके मुताबिक भी हमको निर्धारित करने की ज़रूरत है। वैसे गेहूं की फसल में बात करें तो जो है हमारा 120 केजी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और 60 केजी जो है हमारा जो है फास्फोरस की ज़रूरत होती है, 40 किलो जो है पोटास की ज़रूरत होती है, 5 किलो जिंक की ज़रूरत होती है। इसको यदि कन्वर्ट करें खाद के रूप में तो एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ कि एनपीके की 4 बैग्स की ज़रूरत होती है 2.5 एकड़ में, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में। लेकिन किसान भाई इससे बहुत अधिक मात्रा में जो उपयोग करते हैं। हम जब खेत में देखते हैं जी। तो खेतों में दो कम से कम 6 से 7 बोरी जो है आपका सुपर फास्फेट का यूज करते हैं, उसके बाद डीएपी का यूज करते हैं, एनपीके का यूज करते हैं। यदि किसान भाई सही मात्रा में खाद का उपयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो खाद उपयोग कर रहे हैं उससे हमारी फसलों को भी नुकसान होगा और साथ साथ में जो हम पैसे लगा रहे हैं उस पैसे का भी नुकसान होगा। जैसे हमको यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यदि हमारे दाल और जो में यदि 1 चम्मच नमक की ज़रूरत है, यदि हम 10 चम्मच डाल देंगे तो उसमें खाने की जो है उसको खा नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से खाद की मात्रा भी जो है बहुत सोच बूझ के साथ में हमें देने की ज़रूरत है। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी लेकिन अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि रबी की फसलों में उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। तो डॉक्टर साहब, आप किसान भाइयों को ये बताइए कि समन्वित और संतुलित आहार जो हमारी फसलों को किसान भाई देंगे उसका वो निराकरण कैसे करेंगे, किस प्रकार से वो समन्वित और संतुलित आहार देंगे किसान भाई? ये दोनों जो टर्म्स हैं, समन्वित और संतुलित, काफ़ी जो है इसको समझने की ज़रूरत है किसान भाइयों को। जब हम समन्वित की बात करते हैं तो उसमें सभी चीज़ों को समाहित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें पूर्व में भी हमने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें देसी खाद, रासायनिक खाद और जैविक खाद तीनों का कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत होती है। लेकिन कितनी ज़रूरत है, संतुलित मात्रा का जो आकलन करने की जो हमारी विशेषता है वो हमें मिट्टी परीक्षण के आधार पर जो है हमें ये निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों को अपने खेत की मिट्टी का जो है परीक्षण कराना चाहिए। उसके आधार पे जो खेत की ताकत के आधार पे किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसके आधार पे सही मात्रा का यदि वो आकलन करेंगे और उस आकलन के आधार पर फिर उसको जो है समन्वित के रूप में जो है समाहित करेंगे अपनी खेती में। देसी खादों का उपयोग करने के साथ साथ में जैविक खादों का उपयोग करने के साथ साथ में आवश्यकता अनुरूप जो है हम अपने यदि रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे तो हमें लागत मूल्य में भी कमी आएगी, साथ साथ में हमारा उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। और इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें
कितनी मात्रा के साथ साथ में कब उपयोग करना है जी जी जी। और किस विधि से उपयोग करना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और इसको यदि ध्यान देंगे तो एक सही उर्वरक प्रबंधन की जो तात्पर्य है, जो आज हमारा अंक है, उसके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी लाभ होगा जी। और अपने लागत मूल्य को कम करते हुए अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। जी, जो उर्वरक हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को उर्वरक प्रबंधन की किन किन विशेष बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है डॉक्टर साहब? ये बहुत ज्वलंत जो आजकल प्रश्न है, मुद्दा है जी कि हम किसान भाइयों को ये सादर पूर्वक अनुरोध करते हैं कि वो खाद के पीछे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़े रहते हैं और जी। उसका उपयोग करते हैं, जी लेकिन यदि उपयोग क्षमता की बात करें तो उपयोग क्षमता जितनी हमारे किसान भाइयों को प्राप्त होना चाहिए या जितना उनको मिलना चाहिए, उसका वो दोहन नहीं कर पाते हाँ हैं। जी। और इसमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं को जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें खाद की कितनी मात्रा देनी है। जी जो एक निश्चित मात्रा, जो एक निर्धारित मात्रा, एक न्यायोचित मात्रा का जो है आकलन वो करें, और वो आकलन मिट्टी परीक्षण के आधार पर होगा। साथ साथ में जो फसल बो रहे हैं, फसल की मांग के आधार पर उसका आकलन होता है कि हमें कितनी खाद की मात्रा की आवश्यकता है। जी और उसके साथ ही दूसरा पहलू बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें किस समय देना है। कुछ किसान भाई बुआई के समय जो है खाद का उपयोग न करके बुआई के उपरांत यदि उपयोग ओहो, करते हैं जी, जी, तो जी। उसका सही दोहन नहीं हो पाता है, उसकी उपयोग क्षमता जो है नहीं मिल पाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आधारी खाद के रूप में कितना उपयोग करना है, बेसल, जिसको कि आप बेसल डोज बोलते हैं, और उसके साथ साथ में टॉप ड्रेसिंग के रूप में खड़ी फसल में कितनी मात्रा का उपयोग करना है। यदि उन दोनों चीज़ों को विभक्त करके और फसल की स्टेज के आधार पर, बुआई के समय के आधार पर कितनी मात्रा का उपयोग करें, इसके साथ साथ में जो है हमें स्टेज के आधार पर कितना उपयोग करें और किस विधि से उपयोग करें, ये तीनों चीज़ का यदि हम डबल पेटी सीड्रिल से जो है हम खाद का उपयोग करते हैं तो हमारा खाद जो है बीज के पास में पड़ता है, उसकी उपयोग क्षमता अधिक होता है। बस इसके अपेक्षाकृत जब हम छिड़क करके खेत में जो है केवल डाल देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते जी। हैं, तो उसकी उपयोग क्षमता उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। हाँ जी। तो हमें इन 3 बिंदुओं को यदि ध्यान रखते हैं कि मात्रा कब डालनी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें कि कई किसान भाई गेहूं के खेत में 20 से 25 दिन पे दो बोरी जो है यूरिया का उपयोग करते हैं प्रति बीघा, लेकिन प्रति बीघा यदि बात करें तो केवल 20 से 25 किलो प्रति जो है आपका प्रति बीघा के मान से यदि यूरिया का उपयोग करते हैं। यूरिया नहीं मिल रहा है तो अमोनियम सल्फेट का उपयोग करें और जो भी खाद मिल रहा है उसका उपयोग करें। और जो 20 से 25 किलो यूरिया है, यदि उसको 40 से 45 दिन जब गभोट आता है गेहूं में, यदि उस समय देते हैं तो इसकी उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। तो हमें उपयोग क्षमता के लिए इन 3 बिंदुओं को यदि ध्यान रखेंगे किसान भाई, तो अधिक से अधिक जो खाद डाल रहे हैं उसकी उपयोग क्षमता का जो है दोहन करके अपनी खेती के लिए लाभ उठा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक और उनके हितकर जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, अब समय हो चला है खबरें खेती की सुनने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़ी आज की मुख्य खबरों पर। मोटे अनाज उत्पादन में नई संभावनाएं, प्रदेश में बनेगा ग्रीन फील्ड फार्म मशीनरी प्लांट, कृषि का क्षेत्र विशाल और चुनौतीपूर्ण, संतरे में है स्वाद भी मुनाफा भी, और कड़कनाथ मुर्गी पालन योजना। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के जनजातीय अंचल के कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा जैसे अनाजों के लिए नई संभावनाएं बनेंगी। राज्यपाल भोपाल में आयोजित महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने स्व सहायता समूहों की महिलाओं से इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया। श्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं कृषि और गैर कृषि आधारित 100 से अधिक गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं।
केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीथमपुर में प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि देश को पूर्ण विकसित बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी से पूरी तरह सुसज्जित होना पड़ेगा। आज हर जगह लोग दिखाते हैं कि ये मेक इन इंडिया है, हम भारतीय हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। वहीं हमारे उत्पाद हमें गौरवान्वित करें, यह और भी गर्व की बात है। पीथमपुर का यह नया फॉर्म महिंद्रा और स्वराज ब्रांड के तहत किफ़ायती और सुलभ कृषि मशीनरी उपकरण बनाने में सक्षम होगा। इस संयंत्र की खास बात यह है कि यह एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात के लिए उत्पादों का निर्माण करेगा। यह प्लांट 23 एकड़ क्षेत्र में फैला है और हर साल 1200 कंबाइन हार्वेस्टर और 3300 राइस ट्रांसप्लांटर का निर्माण कर सकता है। इस संयंत्र की स्थापना से 1000 से भी अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि का क्षेत्र विशाल और चुनौतीपूर्ण है। देश में कृषि के विकास में सभी केवीके और कृषि वैज्ञानिकों का योगदान असाधारण रहा है और हमेशा रहेगा। श्री तोमर मुरैना में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों की 29वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खाद्य उत्पादकता की दृष्टि से हम एक विशेष राष्ट्र हैं। आज किसान भी पूरी तरह जागरूक है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान निकालना हमारे कृषि वैज्ञानिकों का दायित्व है। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रही प्रगति के कारण आज दुनिया के कई देश कृषि खाद्य से जुड़े मुद्दों पर भारत के साथ चर्चा कर रहे हैं। हमारा देश विश्व में कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण में अव्वल रहा है और निरंतर प्रगति कर रहा है। रसीले मीठे संतरे के उत्पादन में प्रदेश भर में अपनी पहचान बनाने वाले आगरमालवा जिले को छोटा नागपुर भी कहा जाता है। आगरमालवा में होने वाले संतरों की महक और मिठास देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचती है। पिछले करीब 20 सालों से यह जिला संतरा उत्पादन में अव्वल है। जिले के करीब 37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में संतरा उगाया जाता है। संतरे में बढ़ते मुनाफे को देखते हुए यहाँ के अधिकतर किसान पारंपरिक खेती के बजाय इसी फल को उगाकर लाभ कमा रहे हैं। ऐसे ही किसान हैं गोपाल पाटीदार, जो वर्षों से अपनी ज़मीन में संतरे उपजा रहे हैं और स्वीकार भी करते हैं कि इसकी खेती से उन्हें खूब लाभ होता है। पाटीदार बताते हैं कि उनके खेत में होने वाले संतरों के लिए कलम महाराष्ट्र से लाई जाती है। आगरमालवा के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर सलाह और मार्गदर्शन भी देते हैं। कड़कनाथ मुर्गी पालन योजना। कड़कनाथ मुर्गे की बढ़ती मांग को देखते हुए जनजाति महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने कड़कनाथ पालन इकाई की स्थापना के लिए सहायता योजना शुरू की है। इसका पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। सरकार कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए लगभग 1 लाख रुपए की लागत से शेड, बर्तन, दाना, 100 चूजे और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करा रही है। ये 28 दिन के चूजे टीकाकरण के बाद हितग्राहियों को दिए जाते हैं। जनजातीय महिलाएं यदि मुर्गी अथवा अंडे बेचने में असमर्थ होती हैं तो पशुपालन विभाग इन्हें खरीद भी लेता है, जिससे हितग्राही को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक में हमने जाना कि रबी की फसलों में जो उर्वरक प्रबंधन है वो किस प्रकार से किया जाए। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।